नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्त, और अच्छे रहना भी चाहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। इस कोरोना के दौर में आप घरों में रहिए, परिवार के साथ रहिए, सेफ रहिए, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल करते ही जाइए और कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। अभी 22 मई जो विश्व जैव विविधता दिवस था, उसी टॉपिक पे हम तो जैव विविधता क्या है इसको हम आपको बताते हैं। आज का टॉपिक यही है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ऐसे दोस्तों को भी, अपने परिचितों को भी भेज दीजिए, जिससे वो भी इस अच्छे वीडियो से लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आज की क्लास सबसे बेहतर क्लास होने वाली है। पूरी बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। आपका एक भी पॉइंट, कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो छूटेगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, टर्म नहीं होगा जो छूटेगा जैव विविधता से। और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे पीसीएस में, तो पीसीएस से अच्छे सवाल पूछते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरपीएससी राजस्थान का हो, बीपीएससी हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो दोस्त, इवन हरियाणा में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं जैव विविधता के टॉपिक से। तो उन हर सवालों को क्वेश्चन पेपर से उठाते हुए आपको हम जवाब देंगे दोस्तों, उसको समझाएंगे भी, बताएंगे भी दोस्तों। उसके बाद छोटे एग्जामों में भी अच्छा खासा पूछा, यूपीएससी के भी सारे सवालों के सारे क्वेश्चन को कवर करते ही चलेंगे दोस्तों। आपको सवाल उसमें पूछे हुए वर्ष के साथ हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। इवन पिछले इतिहास से लेकर के जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, क्या जरूरत है जैव विविधता पढ़ने की, ये सब पढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता इंग्लिश में आप बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहले दोस्त जानेंगे परिभाषा। एक चीज और जान लीजिए कि इस शब्द को दिया किसने। पीसीएस पूछते हैं ऐसा सवाल, खासकर यूपी पीसीएस एक सवाल जरूर इससे पूछता है कि किस शब्द को किसने दिया था। इसमें याद रखिए दोस्तों, थॉमस लोनजॉय। कौन? थॉमस लोनजॉय। याद रखिए दोस्तों, थॉमस लोनजॉय। सबसे पहले किसने इस शब्द को दिया था? लोनजॉय, थॉमस लोनजॉय। ठीक दोस्तों, इसको याद रख लीजिए पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला सवाल। दूसरा, जैव विविधता। जैव मीन्स क्या होता है? जीव होते हैं, जैविक होती है। विविधता मतलब वैरायटी, उसमें अंतर। अब हम इन्हीं चीज़ों को वैरायटी, प्रकार जिसको आप बोलते हैं ना, तो इन चीज़ों को आप समझेंगे। जैव विविधता मतलब जैविक जीवों, जैविक चीज़ों का प्रकार, उसकी वैरायटी। अब जैविक में क्या क्या आ सकती हैं, आप अगर जवाब देते हैं बहुत ही अच्छा होता। तो याद रखते चलिए। ये चीज़ें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यूपी पीसीएस में, आईएएस में, इवन आईएएस में भी 2017 में आप देखेंगे सवाल पूछा है, 19 में भी पूछा है कि इसमें कौन कौन आते हैं। तो इस चीज़ों को हम देखते चलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि विविधता में कौन कौन चीज़। विविधता तो आप, विविधता किसकी विविधता बताइए? जैविक चीज़ों का। बायो मीन्स भी होता है, हिंदी में भी लिखा है जैव विविधता। तो जैविक चीज़ों की विविधता। विविधता मतलब वैरायटी, जैविक, ठीक है। जैविक चीज़ों की क्या है? विविधता। अब जैविक में आप बताइए क्या क्या आते हैं। जैविक में एक आती है प्रजाति, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या आती है? फिर आती है जेनेटिक, मीन्स जेनेटिक आनुवांशिक विविधता। उसके बाद आप बताइए क्या आता है दोस्तों? आनुवंशिक के बाद क्या आता है? आनुवंशिक के बाद पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक क्या होता है?
जिस क्षेत्रों में रहते हैं जीव जंतु उसको आप बोलते हैं पारिस्थितिक। ठीक है, ये हो गई इन चीज़ों की विविधता। किस चीज़ की? जैविक विविधता। जैविक में क्या हो गई? प्रजाति हो गई, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। वैरायटी मतलब आनुवंशिक मतलब जेनेटिक विविधता, जेनेटिक स्तर पे क्या क्या वो है, ठीक है, जेनेटिक। उसके बाद इको पारिस्थितिक मतलब इको सिस्टम के आधार पे ना, इको सिस्टम के आधार पर विविधता। ये हो गई विविधता में किन किन चीज़ों का या विविधता के प्रकार। अब आप देखिए इन आधारों पे, अगर प्रजाति के आधार पे हम चेक करते हैं तो प्रजाति में कितने बांटा गया है? टोटल मतलब विश्व में टोटल 1.8 मिलियन आप बोलते हैं, या तो इसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं? 18 लाख। टोटल 18 लाख प्रजातियां वर्तमान में विश्व में विद्यमान हैं, जिसमें से 13.5 लाख कितना 13.5 लाख जो प्रजातियां हैं वह जीव जंतुओं प्रोटोजोआज की हैं। उसके बाद अब कितने बचे? 3 लाख जो हैं, इसमें से 3 लाख जो हो गई ये पौधों की हो गई, पेड़ पौधों की। 3 लाख इसमें से पेड़ पौधे हो गए। 1 लाख कवक हो गए, ठीक है, 1 लाख कवक। 1 लाख क्या हो गए? कवक मतलब फंगी बोलते हैं आप, कवक हो गए। उसके बाद 50,000 है ना, ये 50,000 क्या है दोस्तों? इसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, प्रोटोजोआज वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो ये है, इसमें ज़्यादा ध्यान ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें से इंसेक्ट मतलब कीटों की प्रजाति दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कीटों की प्रजाति याद रखिएगा, प्रजाति ये जो है PCS में आप सवाल देखेंगे तो ये मतलब कि 10 साल में जो है 6 बार पूछा हुआ है कि सबसे अधिक किन चीज़ों की प्रजाति है, तो कीटों की सबसे ज़्यादा प्रजाति हैं दोस्तों। उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता क्या क्या महत्व है, आप लोग भी कुछ बताते चलिए हैं। चलिए दोस्तों, जैव विविधता का हम महत्व क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। पहली बात, एक ही खाना आप खाएंगे तो उपजाएंगे कि नहीं? उपजाएंगे ना, इसलिए खाना मतलब खाद्य चीज़ों में विविधता है ना। यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है कि इसका महत्व है कि खाद्य चीज़ों में विविधता रहती है तो हमको अच्छा रहता है, हम खा सकते हैं। उसके बाद आती है इकोलॉजिकल सेवा, ठीक है, पारिस्थितिक सेवा। पारिस्थितिक सेवा में क्या आएगा दोस्त? आप एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए। आप पारिस्थितिक सेवा में जैसे जानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु आपस में मिलकर रहते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें क्या आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पेड़ पौधों द्वारा और ऑक्सीजन का जो है पेड़ पौधों द्वारा विमुक्ति। जस्ट इंसान क्या करता है? इसके उल्टा ही करता जाता है ना। हाइड्रोजन चक्र, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है ना, तो उसके बाद खनिज चक्र, ये सब चक्र किस में आ जाते हैं? ये सब पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों? खाद्य। खाद्य के साथ आप भी एक चीज़ और देखिए, खाद्य रॉ मटेरियल्स। आप किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल को आप क्या बोलते हैं? कच्चा माल। कोई भी उद्योग है, कोई भी घर में सामान है, ठीक है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो भी चीज़ आप लेते हैं कहाँ से लेते हैं आप बताइए? इन्हीं प्रकृति की चीज़ों से ना, उनकी अलग अलग विविधता है। खनिज में देखते हैं एल्यूमिनियम का अपना इम्पोर्टेंस है तो लोहा की अपना इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो होते हैं कोई उद्योग है तो उसी में आम का अपना महत्व है, तो केले सेब का अपना महत्व। तो ये भी क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स में ही हो गया। उसके बाद आप क्या कहते हैं? बस मेडिसिनल औषधि, ठीक है, औषधि के रूप में। आप बताइए, मेडिसिनल के रूप में आप बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि गिलोय, तुलसी, नीम, ये सब क्या हैं? अलग अलग हैं जो जैव विविधता हैं कि इनके महत्व हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं सांस्कृतिक। आइए उसके बाद देखिए, ये हो गए सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में क्या आएगा?
आप तो जानते होंगे हम लोग हिंदू धर्म पूरे देश में मतलब कि पेड़ पौधों की पूजा बहुत सदियों से चली आती है ना। जैसे पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, उसके बाद और भी कहीं कुछ हो गया तो उस सभी चीज़ों की पूजा है ना। तो पूजा हम कहते हैं, प्रकृति पूजा तो मतलब रहा ही है, अब अन्य धर्मों में भी रहा, ऐसा नहीं हिंदू धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है, तो अन्य धर्मों में भी रहा है। तो ये क्या हो गए, सांस्कृतिक चीज़ हो गए। उसके बाद क्या होते हैं सांस्कृतिक साधन, हम खेल कूद में करते हैं, शामिल करते हैं। बहुत सारे हमारे त्यौहार जो होते हैं इन चीज़ों से, प्रकृति की चीज़ों से जुड़े हैं, आप जानते होंगे। जैसे क्या होता है बैसाखी पूर्णिमा होती है, उसके बाद क्या होता है पोंगल, तमिलनाडु में बोलते हैं, उत्तर भारत में उन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं दूसरे नामों से भी जाना जाता है, बसंत पूजा, बसंत पंचमी, ये सब क्या होते हैं सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद और भी चीज़ें, ये महत्वपूर्ण इसके महत्व है। और भी चीज़ों के भविष्य के लिए क्या कहते हैं आप लोग बताइए, भविष्य के लिए हम उन चीज़ों को रखते हैं, जैसे सीमन चढ़ाना, जेनेटिक चीज़ों को रख लेना भविष्य के लिए हम यूज करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कई सालों बाद उगते हैं, तो उन चीज़ों सीडिंग को हम कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो ये चीज़ें दोस्तों ये इसके हो गए महत्व। अब आइए हम देखते हैं, महत्व भी पढ़ लिए, परिभाषा भी पढ़ लिए, एक चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का भी ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए पढ़ रहे हैं, तो लिख लिए होंगे आप लोग, हम उम्मीद करते हैं। आगे जो अक्सर पूछ लिया जाता है पीसीएस के सवालों में, आईएएस में भी पूछ लिया जाता है, और यूपी पीसीएस का एक सबसे मतलब कि प्रसिद्ध उसका एक शब्द है, वो बार बार पूछता है कि जैव विविधता का मतलब कि विनाश का सबसे मुख्य कार्य क्या है। 4 कार्य में से एक कार्य पूछता है, तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि उसमें मुख्य कार्य प्रथम नंबर पे कौन है। तो हम आप अब अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, जैव विविधता का विनाश, ठीक है, लाश ना, विनाश क्या है, कैसे है। तो पहले बात विनाश का हम कार्य पढ़ते हैं, विनाश के क्या क्या कार्य हैं। तो विनाश के कार्य में जो यूपी पीसीएस में सबसे प्रथम है, याद रखिएगा जो हम कार्य बताएंगे वो कार्य सबसे प्रभावी से लेके के डिसेंडिंग आर्डर में होगा ना, कि सबसे टॉप सबसे प्रमुख ऊपर होगा, उसके बाद होगा। तो सबसे विनाश में सबसे पहला है आवास का विनाश, आवास विनाश, ठीक है। जीव जंतु या कोई भी ऐसी चीज़ है अगर उसका आवास ही नष्ट हो जाएगा तो वो तो रह ही नहीं पाएगा, तो सबसे पहला आता है आवास। दूसरी बात आती है कि खेती मतलब कि अधिक उनके जो है इस पॉपुलेशन जनसंख्या या खेती या इंग्लिश में आप लिखते हैं, ठीक है। ओवर हार्वेस्टिंग मतलब अधिकतम खेती करते करते इनके आवासों की हम नाश कर देते हैं, ठीक है। चार भी बोलते हैं, चार मतलब जो चरते जाते हैं पशु, तो ये सब भी आते हैं ना। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, शिकार। क्या है, शिकार। ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं को शिकार कर दिया जाता है, या क्या किया जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि उसका अधिक से अधिक शोषण कर लिया, दोहन आप बोल सकते हैं, अति दोहन में आप जोड़ लीजिए अति दोहन, किसी भी चीज़ का अति दोहन हो जाएगा तो भी हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसको प्रकृति की चीज़ें से ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जिसको एक टर्म बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, अधिक से अधिक यूज करेगा, खपत करेगा ना। तो ये चीज़ हो गई, और भी ऐसे ही विनाश में दोस्तों। तो अब होता है विनाश, ठीक। विनाश के रूप में अब थोड़ा सा आईएएस के बारे में देख लीजिए, आईएएस भी कुछ सवाल अच्छा खासा इससे पूछता रहता है। तो अब विनाश हम किसको मानेंगे, कितना विनाश हुआ, किस आधार पर हुआ। तो एक कंजर्व इंटरनेशनल, एक कंजर्व नाम से, ये ध्यान दीजिए कंजर्व, इसको हिंदी इंग्लिश में एक ही बार लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कंजर्व इंटरनेशनल, इसकी हिंदी मत बनाइएगा ना, कंजर्व इंटरनेशनल। यह एक क्या है, संस्था है।
यह संस्था क्या कहती है, यह जीव मतलब कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लाश के आधार पे जो है यह जो है इसका विभाजन करती है या उसको क्या कहती है वर्गीकृत करती है। और वर्गीकरण के आधार पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा नाश हो जाता है, सबसे ज़्यादा विनाश हुआ जाता है जैव विविधता का, उसको हॉट स्पॉट नाम देती है। तो ये भी याद रख लीजिए, हॉट स्पॉट कौन सी संस्था निर्धारित करती है, उसका नाम है कंजर्व इंटरनेशनल, संरक्षण अंतरराष्ट्रीय, है ना, ये संस्था उसको करती है। तो अब बोलता था भाई अगर ये हॉट स्पॉट, ठीक है, हिंदी में तो कभी कभी हॉट स्पॉट को तप्त स्थल लिखता है, पीसीएस लिखा था यार, नहीं यूपी पीसीएस, तो तप्त स्थल के बारे में लिखता है, तो आप इंग्लिश में समझिए हॉट स्पॉट, हिंदी भी याद रखिएगा आप लोग, तप्त स्थल ना। तो तप्त स्थल किसको हम मानते हैं, ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा बड़ी एरिया जहाँ पर 1500 प्रजाति क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो, ठीक है, याद रखिएगा 1500 प्रजाति किसकी, पादप प्रजाति की, ठीक है, पादप प्रजातियों की 1500 पादप प्रजाति अगर नष्ट हो गई हैं दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया, जो भी वहाँ पर पहले था, जो वहाँ पर जैव विविधता था उसका 70% क्या हो गया, वह क्षेत्र लाश हो चुका, मात्र 30% एरिया मतलब कि क्षेत्र ही बची रह गई है, लाश हो गया है। ये दो मुख्य हैं, उस आधार पे उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है, जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता का हान लाश क्षेत्र घोषित कर, जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं। ये सामान्यतः इतनी प्रजातियों का लाश जो है मतलब कि विनाश जो है मतलब कि सागरीय जगहों पर नहीं हो सकता, इसलिए सामान्यतः सागरीय क्षेत्र जो है ये हॉट स्पॉट में नहीं आते हैं, सामान्यतः स्थल क्षेत्र ही आते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। अब आगे आइए देखते हैं, तब आप इसी से संबंधित तो आ गया लाश, है ना, मतलब कि जैव विविधता का विनाश, लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। आगे विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, सॉरी विश्व में हॉट स्पॉट पढ़ लीजिए ना, हॉट स्पॉट तप्त स्थल हिंदी में भी पूछ देता है पीसीएस, बीपीएससी और आरपीएससी भी पूछता है, मतलब कि राजस्थान पीसीएस भी। तप्त स्थल, तप्त स्थल हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, ये तप्त स्थल जो है हॉट स्पॉट विश्व में कितने हैं, 35 हैं, याद रखिएगा। विश्व में इसकी संख्या कितनी है, 35 विश्व में। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, 4 तो है नहीं, लेकिन 4 हॉट स्पॉट के क्षेत्र भारत में आते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र जो है 4 हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं, भारत में कितने होंगे, 4। अब चारों के नाम लिखिए, ये सब क्यों, इसको आप डिटेल्स पढ़ते जाइए, आईएएस में, पीसीएस में मतलब कि बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, यूपीएससी में अक्सर पूछता रहता है। तो इसमें एक आता है हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, ठीक, पहला। दूसरा हिमालय वाले क्षेत्र में ऊपर का हिमालय, जिसमें ये क्षेत्र याद करते जाए, क्षेत्र एक बार देख लीजिए, हिमालय वाले क्षेत्र में क्या से क्या तक आता है, पीसीएस पूछा हुआ है इस क्षेत्र में। तो हिमालय वाले क्षेत्र में आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, लद्दाख, उसके बाद सिक्किम, असम, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड के क्षेत्र नहीं इसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा क्षेत्र आता है इंडो म्यांमार, इंडो म्यांमार क्षेत्र बोलते हैं, इंडो म्यांमार, ठीक है। इंडो म्यांमार हॉट स्पॉट क्षेत्र। इंडो म्यांमार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, नागालैंड, अपने इंडिया का नागालैंड के बाद मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आते हैं। तीसरा क्षेत्र है सुंडालैंड, सुंडालैंड में आपका आता है अंडमान निकोबार का क्षेत्र,
अंडमान निकोबार का क्षेत्र आता है। उसके बाद जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वह है पश्चिमी घाट श्रीलंका। पश्चिमी घाट श्रीलंका क्षेत्र। पश्चिमी घाट श्रीलंका का क्षेत्र ये आता है। 4 क्षेत्र हैं जो भारत में आते हैं। एक सवाल है जो आईएएस में भी पूछता है और पीसीएस में भी। आईएएस में 2017 में आईएएस में एक सवाल पूछा था। आईएएस में पश्चिमी घाट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कितने राज्य आते हैं? तो याद रखिएगा 6 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? इधर देखिए, ये तमिलनाडु का नीचे वाला हिस्सा होने की वजह से तमिलनाडु भी आता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 6 राज्य, 1 2 3 4 5 6 स्टेट जो है ये पश्चिमी घाट में आते हैं इंडिया के। तो अच्छा, दूसरा सवाल जो आईपीसीएस में पूछा हुआ है और कई बार पूछा हुआ है, इसलिए सन क्या आप देखिए, सन कई बार पूछा हुआ कि इंडिया में वो मतलब कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है? तो उसका उत्तर होगा कि पश्चिमी घाट, यही जो सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो अब दोस्तों ये चीज़ होगा, आप लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें भी और भी हैं, आप इस चीज़ों को समझते जाइए, जैसे कि किस क्षेत्र में कौन से फेमस हैं। जैसे अभी हमने मिटा दिए, हिमालय वाला क्षेत्र जो था, हिमालय वाले क्षेत्र में हमने आपको राज्य बता दिया, राज्य याद रख दिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम के क्षेत्र आते हैं। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आपको बताए हैं इंडो म्यांमार क्षेत्र। इंडो म्यांमार में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र आते हैं। तीसरा है कि सुंडालैंड वाले क्षेत्र में आपका आता अंडमान निकोबार का क्षेत्र। उसके बाद चौथा है आपका पश्चिमी घाट श्रीलंका हॉट स्पॉट क्षेत्र। इसमें जो है आते हैं 6 राज्य आते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये प्रसिद्ध हैं, अक्सर पूछते हैं, इसलिए आप ये याद कर लीजिएगा। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे जैव विविधता मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं, वो चीज़ें हैं वो भी पूछते हैं। तो इसको भी एक बार बस आपको बता दें कि जैसे हिमालय वाले क्षेत्र में चीरू, याक, चीड़, ये ओक के वृक्ष ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आप देखते चलिए। उसके बाद इंडो बर्मीज या इंडो म्यांमार को आप इंडो बर्मीज भी बोलते हैं। इस वाले क्षेत्र में भी दोस्तों आप जान लीजिए आर्किड है, बचत प्लांट होता है, फ्रॉग है और स्नेक। ये इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव जंतु हैं। उसके बाद आता है सुंडालैंड वाले क्षेत्र। सुंडालैंड वाले क्षेत्र में भी एक होता है साइफोस्टेसिस ने, ये एक मतलब कि वहाँ पर जीव संकटापन जीव है, ये मतलब मुख्य है। उसके बाद पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है दोस्तों, इसलिए आप पश्चिमी घाट की जैव विविधताओं को भी याद में रखिए। ठीक दोस्तों। उसके बाद हो गया कि इसके संरक्षण की दिशा में कुछ काम किए गए हैं ना। तो ये जैसे आईएएस ने 2017 में पूछा था, सवाल पूछा था, तो इस चीज़ को 2016 और 2017 में पूछा था। 2016 में तो यही पूछ लिया था कि आर कस्तूरी नंगल समिति किसके लिए बनी थी ना, तो थोड़ी सी इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसके बारे में कुछ समितियां बनी थी संरक्षण, आप याद रख लीजिए। संरक्षण क्या है? संरक्षण की दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए ना। संरक्षण की दिशा में तो हम देखेंगे आगे, अभी आप देखेंगे। ये तो जैव विविधता का भी नहीं बता रहे हैं, ये तो सिर्फ पश्चिमी घाट के संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण की दिशा में एक बनाई गई माधव गाडगिल समिति बनाई गई, 2008 में बनाई गई। माधव गाडगिल समिति ने बोला कि पूरे पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र को जो है जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दीजिए ना, या इकोलॉजिकल EEZ
इकोलॉजिकल मतलब कि सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। तो अब माधव गाडगिल समिति बोला ये मतलब कि कर दीजिए 6 राज्यों। अब 6 राज्य में जब ESZ मतलब ESZ इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र। ये इसलिए थोड़ा पढ़ना ज़्यादा डिटेल में महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि PCS से लेकर IAS और PCS दोनों इसमें सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। पारिस्थितिक संवेदन क्षेत्र घोषित करने के लिए माधव गाडगिल समिति ने बोल दिया कि आप पूरे क्षेत्र को ही घोषित कर दीजिए। अब बात आती है कि ये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है क्या, उन्होंने क्यों घोषित करने के लिए बोला। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है 1986 का 1986 का जो है पर्यावरण संरक्षण, याद रखिए इसको लिख लीजिए, अभी तो आगे भी आपको हम पढ़ाएंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। इसी में इसका प्रावधान किया गया है, ये अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम। इसी के तहत कहा गया है कि क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, और जब जिस क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है वहाँ पर कृषि जो है कुछ शर्तों के साथ बन रहती है। उद्योग तो बिल्कुल ही बैन कर दिए जाते हैं, वहाँ पर कृषि की अनुमति होती है, और नए अनुमान निर्माण के लिए भी रोक कर दी जाती है। तो अब जो है 6 राज्यों ने विरोध कर दिया, भाई अगर हम वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं स्थापित कर पाएंगे, रोड नहीं वहाँ से ले जा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, विकास कैसे करेंगे। तो उसकी समीक्षा के लिए अगली समिति बनाई गई, कस्तूरी रंगन समिति। ये कस्तूरी रंगन समिति, यही कस्तूरी रंगन जी हैं, कस्तूरी रंगन समिति जो अभी जस्ट शिक्षा नीति आई है उसके भी जो अध्यक्ष रहे हैं वही इसके भी अध्यक्ष थे। तो यही कस्तूरी रंगन जी ने फिर बोला कि नहीं, पूरे क्षेत्र को मत घोषित कीजिए, उसके कुछ ही क्षेत्रों को उन्होंने कर दिया। उस कुछ क्षेत्र में उन्होंने 3 भाग में ESZ मतलब पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा। कैटेगरी मतलब याद रखिए डिग्री, मतलब कि श्रेणी में, मतलब लेवल में बांट दिया। ESZ फर्स्ट, ESZ सेकेंड और ESZ थर्ड। उन्होंने बोला कि अगर इस तरह इसको घोषित कर देने के लिए उन्होंने कहा ये पहले वाले में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में अगर जो क्षेत्र इस ESZ फर्स्ट की कैटेगरी में आ गया वहाँ पर पूर्णतः जो है उद्योगों का बंद कर दिया जाएगा। जो बड़े उद्योग होंगे उसको धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, छोटे उद्योगों को स्थापित करने से रोक दिया जाएगा, रोडों के निर्माण को भी रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा संरक्षण के उपाय किए गए, उससे कम संरक्षण के उपाय जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन द्वितीय में किए गए और उससे भी कम तृतीय वाले में किए गए दोस्तों। तो इस प्रकार उन्होंने किया, और अभी तक फिलहाल ये समिति की बातें क्या हैं, पेंडिंग में है, अभी सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया है। ये हो गया। अब संरक्षण की दिशा में हम चलते हैं, वैश्विक स्तर से लेकर भारत में क्या क्या हो रही है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो इसके लिए थोड़ी सी हम आपको कहानी भी बताते चलेंगे और इसका बैकग्राउंड भी बताएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों जैव विविधता के लिए। ठीक, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आप समझिए। संरक्षण की बात हो रही है ना, कि जैव विविधता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें हम आपको बता दिए। क्या होता है इसको भी आप समझ लिए, ठीक है। कितने प्रकार कहाँ कहाँ नुकसान होगा, लॉस होगा, इसको भी समझ लिए ना। अब संरक्षण में जो अगली मज़ेदार चीज़ें हैं, जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, उसको आगे देखिए दोस्तों ने। आगे हम बताते हैं थोड़ी सी कहानी के रूप में देख लीजिए। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पूरे मतलब कि एक युद्ध हुआ विश्व में, विश्व स्तर पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक हुआ। इसमें भारी विनाश हुआ, विश्व में भारी विनाश जब हो गया। अब भारी विनाश होगा तो उसकी पुनर्प्राप्ति के लिए, पुनर्संरक्षित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। उसके बाद जो है पूरे विश्व के देशों ने जो है भयंकर स्तर पे जो है उद्योग चलाए। 1960 का दशक
अमेरिका के लिए काला अमेरिका भी बोले जाते हैं। काला अमेरिका कैसे, किस रूप में बोलते हैं? इस रूप में कि वहाँ पर जो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्थापित की गई, उन्हें इतने ज़्यादा धुएँ निकलते थे कि काला काला होता था, इसलिए बोलते हैं ना। तो ऐसे होता है जब ये देखा गया इतना भयंकर, इतना बड़े लेवल पे जो है विश्व में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, वनों को नाश करते जा रहे हैं दोस्तों, फिर क्या होगा? उसके बाद इसके प्रभाव दुष्परिणाम तो दिखेंगे ना। तो दुष्परिणाम आने शुरू हुए। कई किस रूपों में आए? पता चल रहा है कि अरे तूफान पे तूफान आते हैं, पहले तो कम आते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। ठंडी पड़ती है तो ठंडी पड़ती, ठंडी लेट पड़ना शुरू हुई। तो ऐसे चीज़ें जब पड़ने लगी दोस्तों, तो क्या हुआ? इसकी जान पहचान करने के लिए 1971 में पहली बार बैठक की गई इस मुद्दे पे बात करने के लिए, जिसको स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम समिट, शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं आप, शिखर सम्मेलन या कन्वेंशन बोलते हैं, शिखर सम्मेलन। इसमें जो है इंदिरा गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग ली थी। विश्व की प्रथम राष्ट्र अध्यक्ष थी जो इस सम्मेलन में भाग ली थी, और उसी में उन्होंने अपने सबसे फेमस कोटेशन बोला था, बात बोली थी कि गरीबी जो है इन समस्या, मतलब कि गरीबी पर्यावरण विनाश या पर्यावरण के लिए ये दूसरा रूप है। गरीबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, ये भी बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद हुआ कि भाई जब देखा गया, सब लोग मिला और देखा कि हाँ यार हो तो रही है, अब उसको अच्छी तरह से कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसको जानने समझने के लिए कोई ऐसी संस्था तो होनी चाहिए ना जो ये बता सके कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्या करना चाहिए। तब जाकर के इन निर्णय को करने के लिए आगे एक संस्था का गठन करने के निर्णय लिया गया, जिसको UNEP आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UN का मतलब आप जानते हैं, हम EP का सिर्फ लिख देते हैं ना, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसको आप बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं। ये इसके गठन इसी में बात हो गई, तो 1973 में इसका गठन हुआ। याद रखते जाइए, ये सब सवाल पूछे जाते हैं PCS में, IAS में, सभी PCS में, इवन SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में भी पूछता है ये सवाल। तो ये सवाल आप एकदम इसको बहुत ही ध्यान से, आइए अब इसको समझना शुरू कर दीजिए, बहुत ही ध्यान से अब लग जाइए दोस्तों। अब यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आया है। अगर सो रहे हो तो जाग जाइए, कि ध्यान कहीं और हो तो ध्यान इधर लगाइए दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? इसी में एक निर्णय लिया गया कि किसी एक ऐसी संस्था का भी निर्माण किया जाए जो इसका अध्ययन का काम करे। तो इसके लिए एक और संस्था का गठन निर्णय लिया गया, IPCC। क्या नाम है? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है दोस्तों? इसको याद रखते जाइए। ये IAS PCS इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में भी आप जानते हैं इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी पैनल को पैनल बोलते हैं, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक दोस्त, ये बनाया गया, कब बनाया गया? 1987 में। ठीक, इसे बोला गया कि आप अध्ययन कीजिए, किस किस बातों पे अध्ययन करेंगे आप? पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन, इस आधार पे आप बनाइए, रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उस चीज़ों को आप बताइए क्या हो रहा है दोस्तों। तो इसका किया गया उसी में एक और 1987 में ही एक और संस्था का गठन किया गया, उसका नाम है वेटलैंड आयोग। क्या नाम है दोस्तों? वेटलैंड आयोग बोला गया। ये आप देखिए सवाल उठा करके, ये सवाल खूब पूछता है UP PCS। वेटलैंड आयोग को ही आप और भी एक दूसरा नाम बोलते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। आवर
इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम है दोस्तों? आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। हमारा सामान्य मतलब फ्यूचर, आप देख लिए भविष्य रिपोर्ट भी बोलते हैं। इसका भी इसी को ही बोलते हैं, इसी विटलैंड आयोग ने। और इसी विटलैंड आयोग ने सबसे पहले एक शब्द दिया। यह जो है अक्सर छोटे छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, जैसे एसआई का एग्ज़ाम होता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है, दिल्ली कांस्टेबल का होता है, इसमें ये सवाल अक्सर पूछता है। इवन जो है एक इसका कमांडेंट में भी अक्सर पूछा हुआ सवाल है कि सतत विकास, ठीक है, सतत विकास की संकल्पना किसने दिया? तो सतत विकास की पहली संकल्पना किसने दिया? इसी आवर कॉमन फ्यूचर या विटलैंड आयोग में ही दिया गया था। ये सब एक एक चीज़ें आप चलते जाइए, पढ़ते जाइए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यही अंतर सरकारी क्लाइमेट मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल था, इसने अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया 1987 में ही, ठीक है। और जब इसने पहली अपनी रिपोर्ट दी, फर्स्ट रिपोर्ट इसने जब दिया अपना, तो क्या बताया? आप तो चकाचौंध हो जाएंगे प्यारे दोस्त। इसने बोला कि यह पहली रिपोर्ट में बोला कि अरे ये जो है 1750 के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन विश्व में औद्योगिकरण चल रहा था दोस्त, ये बात ध्यान रखिए, 1750 के बाद विश्व में औद्योगिकरण बहुत व्यापक स्तर पे शुरुआत हो गई थी। जब इसकी शुरुआत हुई तो पूरे विश्व में औद्योगिकरण, उसी के बाद से आप देखते हैं कि औपनिवेशीकरण बहुत ज़्यादा हुआ था। ये सब आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस विश्व में उद्योगों के अधिक से अधिक विकास के कारण, उद्योग का विकास होता है तो क्या होता है? रोड बनते हैं, उसमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कच्चे माल कहाँ से होते? प्रकृति से जंगलों को काट दिया गया, विनाश किया गया, रोडों को निर्माण किया गया, खेतों का विकास किया गया। इस सब की वजह से पूरा पर्यावरण में जो है परिवर्तन हो गया, पूरे जो पारिस्थितिक थी उसी में परिवर्तन हो गया। तब इसने रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई। जब इसने रिपोर्ट में बताया कि अरे ये तो अब क्या हो रहा, सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं का विनाश होता जा रहा, तो इसके लिए बोला गया अरे अच्छा सबसे ज़्यादा विनाश हो रहा, मतलब जैव विविधता का सबसे बड़ा लॉस हो रहा। जब जैव विविधता का लॉस हुआ तो फिर क्या हुआ? जमीन मतलब कि जो लैंड है दोस्तों, वो क्या मरुस्थल बनता जा रहा है, वहाँ पर उर्वरकता ही समाप्त होने लगी। ये भी हो रहा है, जब उर्वरकता समाप्त होने लगी, पेड़ पौधे नहीं बचे, जंगल नहीं बचे, उसके बाद कंकड़ पत्थर और उद्योग बनने लगे, गैस ज़्यादा आने लगी, तो इसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होने लगा। तो इन सब बातों पे विश्व के नेताओं ने, विश्व के लोगों ने इकट्ठा होकर के चर्चा करने की बात सुनी। तब जाकर के 1992 मिटा दी दोस्त, अगला 1992 में एक बैठक होती है विश्व में। 1992 में बैठक होती है। इस बैठक में आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही दोस्तों, बहुत ही शांत दिमाग से एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आईएएस, पीसीएस, कमांडेंट, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, रेलवे और आरबीआई में भी एग्जाम में ये सब सीधे सवाल पूछते हैं, सन पूछते हैं, रिपोर्ट पूछते हैं। कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम दिमाग खोल के सामने आइए, आपको हम सब बताएंगे और कहानी के रूप में आप समझते चलिए। जब विश्व के नेताओं ने 1992 में बैठक की तो उस बैठक का नाम भी महत्वपूर्ण है। पीसीएस खूब पूछता, झाड़ के पूछता एकदम। तो इस 1992 में जो बैठक हुआ, इसका नाम दिया गया अर्थ समिट। क्या नाम दिया गया? अर्थ समिट। हिंदी में पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, आप हिंदी में ही लिखते चलिए, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। इसी को रियो डी जेनेरियो, ये रियो है दोस्त, रियो डी जेनेरियो, यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसलिए इस सवाल को सीधे सवाल पूछता है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था?
रियो डी जनेरियो सम्मेलन भी इसको बोला जाता है। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा, इसको सम्मेलन भी बोला जाता है, इसलिए हम सम्मेलन लिखते हैं ना, आप जानिएगा ब्राज़ील में है ना। तो ये पूछता सीधे पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 याद रखिएगा। रियो डी जनेरियो में हुआ था, तो रियो डी जनेरियो सम्मेलन भी बोलते हैं। जब इस सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर नेताओं ने उस रिपोर्ट को देखा, तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? 3 महत्वपूर्ण बातों पे बात हुई। पहली बात आपने क्या बोला कि जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है, भयंकर लेवल पे औद्योगिकरण शुरू हुआ ना, पूरा काटी गई, एकदम जंगल के जंगल काटे गए, उन लकड़ियों को जो है रेल की पटरियों में लगाया गया, इंडस्ट्री बनाई गई, घर बनाए गए, तरह तरह के फर्नीचर बनाए गए, उन सारी चीज़ों को बनाया गया, पूरा जैव विविधता लाश हो गई। जब ये नहीं बचेगा तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए ना। सारे जो है जंगल में रहने वाले वन्य जीव भी शहरों की ओर भगे, उनका किन्ने का विलुप्त हो गए, नाश हो गए। तो पहली चीज़ इस पे बात की गई, जैव विविधता का नुकसान। क्या बात की? जैव विविधता। इस संरक्षण में हम आपको सब पढ़ा रहे हैं, जैव विविधता का विनाश। जब जैव विविधता का विनाश, तो इसके लिए एक जो सहमति बनी, उस सहमति का नाम रखिए। सारी चीज़ किसके सानिध्य में हो रहा था? ये बात बिल्कुल ध्यान में रखती है। सारी चीज़ें यूएनओ के सानिध्य में हो रहा था, यूएनओ करा रहा था। क्यों? क्योंकि यही संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघ आप बोलते हैं, पूरे विश्व में शांति स्थापित करता है, समृद्धि की बात करता है, इसी के सानिध्य में हो रहा था। तो इस जैव विविधता नाश के लिए ये जो सहमति बनी ना, कन्वेंशन में से क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होना, किसी बात किसी मुद्दे पे विचार करना, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए। कन्वेंशन बहुत आते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा। हिंदी में बोलते हैं अभिसमय। अभिसमय मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा है, विषय है, जिस पे आपस में चर्चा की गई और कुछ निष्कर्ष निकाला भी गया, नहीं भी निकाला गया, चर्चाएँ की जाती है ना। तो इस मुद्दे पे जो बात हुआ उसको आप क्या बोलते हैं? UNCBD, याद रखिएगा। UN मतलब यूनाइटेड नेशन, C मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिख देते हैं, ठीक है। आप UN का मतलब संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। आप हिंदी में उसके बाद जैव विविधता कन्वेंशन लिख लीजिए ना, जैव विविधता कन्वेंशन, ठीक है। हिंदी में कन्वेंशन को बोलते हैं सामान्यतः, अब समय मिल जाता है, नहीं तो अक्सर कन्वेंशन ही लिखते हैं। आप यूएन आगे लगा लीजिएगा ना, संयुक्त राष्ट्र, ठीक दोस्त। तो इस चीज का इस पर बनी, कब बनी? 1992 में, ठीक। जब 1992 में बनी, ठीक दोस्तों, 1992 में इसको बनाया गया, CBD आया। उसके बाद जो होगा, अच्छा, इसका उद्देश्य तो आप समझिए गए, संरक्षण के लिए था, इतना सब विनाश हो ही रहा था, तो ये चीज़ें था 1992 में। और ये लागू कब से हुआ? UNCBD 1994। ये सब याद रखिएगा, ये सब सन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको सन वाइज पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत है। 1992 में सब लोगों ने इकट्ठा हुए, एक साथ हुआ, सहमति बनाया, भाई हाँ हम संरक्षण की दिशा में काम करेंगे, ये सब होगा। उसके बाद जो है 1994 ईस्वी में लागू कर दिया गया कि हाँ भाई, जो सहमति आपस में हम लोग बनाए थे उसको जो क्या कहते हैं, हम लोग लागू कर देंगे, हम लोग मान जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों आती है 2000 में, सन 2000 में ये सब लागू हो गया। भाई लागू होने के बाद क्या होगा? तो लागू करने के बाद दोस्तों 2000 कब, ये आप सन वाइज पढ़ेंगे ना तो सीक्वेंस से आपको याद होता जाएगा। इसीलिए हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1971 है ना, कुछ दिन बीतने के बाद फिर 1987, 92, 2000, ऐसे सीक्वेंस पढ़ाने आपको याद होता जाएगा दोस्त। आपको कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग में रखना नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सब याद होती जाएगी सीरियल से दोस्तों। फिर 2 में एक फिर आपस में बात हुआ कि भाई ये सब तो हो रहा है कि हम लागू करेंगे अपने स्तर से, लेकिन हम क्या लागू करेंगे, किस लिए लागू करेंगे? तो इसके लिए जो है बात की गई 2000 में एक फिर कन्वेंशन किया गया जिसको प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? एक सामान्य सहमति जिसको सबको पूरा फॉलो करना चाहिए, सबको मानना चाहिए, उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। एक सही दिशा में, एक सही सभ्य तरीके से काम करने के लिए जिस चीज़ को करना चाहिए, जिस नियम आदर्श को, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो 2000 में किया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना
प्रोटोकॉल बोलते हैं प्रोटो। इसमें याद रखिएगा ये कार्टाजेनियन प्रोटोकॉल किस बात के लिए था ना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये किस लिए था, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है इसको बोलते हैं जैव स्वेच्छा। किस लिए था? जैव स्वेच्छा के लिए था। ठीक दोस्तों, बायोसेफ्टी भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। इसको जैव स्वेच्छा बोलते हैं दोस्तों, जैव स्वेच्छा के लिए ये चीज़ें थी। उसके बाद क्या किया गया, ये जैव स्वेच्छा के लिए थी, इसमें यह सहमति बनी कि जो भी जैव स्वेच्छा होगा जीवों की स्वेच्छा की जाएगी। आनुवंशिक रूप से जो भी जीएम मॉडिफाइड मतलब कि आनुवंशिक रूप से जिन जीव जंतुओं का मॉडिफिकेशन उसमें परिवर्तन करके दवाएं बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं, उस आधार पे एक कन्वेंशन बनाया गया कि इसका किसको किसको लाभ होगा। ये चीज़ें इतना थी, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात आती है नगोया प्रोटोकॉल। दूसरा कब आता है? 2010 में नगोया कहाँ पर? जापान का एक शहर है, तो नागोया शहर में नागोया प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये नागोया प्रोटोकॉल क्या था? ABS इसको हिंदी शॉर्ट में बोलते हैं। आप लोग याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ABS मतलब कि एक्सेस टू बेनिफिट शेयर ना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर, ठीक है। एक्सेस एंड फेयर बेनिफिट शेयर भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पहुँच, ठीक है, एवं एक्सेस एंड फेयर बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट शेयर बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं पहुँच, हिंदी में आप क्या बोलते हैं? पहुँच एवं फेयर मतलब कि फेयर मतलब एक दूसरे के रूप में क्या बोलते हैं? सही रूप से क्या कर देना चाहिए? विभाजन, ठीक है। उसके बाद लाभ, ठीक है, पहुँच लाभ वितरण, ठीक है, वितरण या साझेदारी बोलते हैं आप, साझेदारी आप इंग्लिश याद रख लीजिए, इंग्लिश भी पूछता है। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एंड फेयर बेनिफिट शेयर बोलते हैं ना दोस्त। शेयर कैसे किया जाएगा इन चीज़ों को दोस्तों? इस आधार पे था, ABS के आधार पे, ABC लिख दिया क्या? ABS ने शेयर के आधार पे है, तो इस आधार पे ये था। उसी में एक चीज़ और लिखा गया 2010 में, आईची। क्या किया गया? आईची एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, कुछ चीज़ें इस जीवों की सुरक्षा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसका नाम दिया गया आईची लक्ष्य भी किया गया दोस्तों। तो ये सब इसके सुरक्षा के प्रयास थे। अब आते हैं ये विश्व लेवल पे, वैश्विक लेवल पे हो गए। भारत में अब बता देते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं दोस्त। आइए, भारत के में महत्वपूर्ण है कि जैव स्वेच्छा या जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में भारत में क्या क्या प्रयास किए गए। भारत के प्रयास किस चीज़ के प्रयास दोस्तों? संरक्षण के, जैव विविधता संरक्षण के भारत के प्रयास ने। भारत के जैव विविधता के भारत के प्रयास में क्या क्या प्रयास किया गया? पहले बात अधिनियम आते हैं, कुछ बहुत सारे अधिनियम थे, ठीक है। इसलिए 1994 से पहले से भी भारत जो है इसके लिए करता आता था। तो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। क्या है दोस्तों? वन्य, ये सब PCS में सामान्य सीधे पूछता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और सामान्यतः देता सन और मैच कराने के, इसलिए याद करते हैं सन के साथ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों। उसके बाद जब ये 1972 का होगा तो इसी के तहत 1973 में जो है एक और लाएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसी अधिनियम के तहत, प्रोजेक्ट। इसलिए आप ये सब पूछता है PCS में सीधे प्रोजेक्ट टाइगर, इसको याद करते चलिए दोस्त। उसके बाद क्या लाएगा? 1974 का लाया गया जल संरक्षण अधिनियम। ये सब सीधे पूछता है, इसलिए हम आपको सीधे दिखाते चले जा रहे हैं, ठीक है। 1974 का। फिर 1980 में सरकार ने अधिनियम के थ्रू क्या क्या किया कि वन संरक्षण
अधिनियम है दोस्तों। फिर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण, ये सब सीधे पूछता है आईएएस में, पीसीएस में सामान्यतः पूछता है, बीपीएससी, यूपीएससी और एमपीपीसीएस और राजस्थान पीसीएस सीधे पूछता है, इसको याद करते हैं। फिर इसी के तहत इस 72 के थ्रू 1992 में लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू क्या किया गया, टाइगर को सुरक्षा, मतलब एलिफेंट को मतलब सुरक्षा दिया। प्रोजेक्ट टाइगर की प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक दोस्त, इसको किया गया। फिर अधिनियम में ही 2002 में सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता के लिए जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको ध्यान रख लीजिए। 2002 में लाया गया दोस्तों। फिर 2006 में एक अधिनियम बनाया, वन्य जीव संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, प्राधिकरण। फिर 2007 में किया गया टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, मतलब कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत की गई 2007 में। ये हो गए दोस्तों, आप अधिनियम के आधार पे याद रख लीजिएगा, भारत के किए गए। उसके बाद एक चीज़ें और भी ये अधिनियम के आधार पे संरक्षण के प्रयास हैं साथ ही। इसमें अधिनियम में एक और भी है, उसको भी याद रख लीजिए। 2006 में जो लाया गया, ये लाया गया वन अधिकार अधिनियम। क्या लाया गया, वन अधिकार। ये सब सीधे पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया अधिकार अधिनियम। इसी को आप एक आदिवासियों के लिए भी बोलते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के लिए उनके अधिकार के लिए भी नियम लाया गया। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अच्छा, ये हो गया इस आधार पे। फिर जो है संस्थागत भी हो गया आपका, कानून अधिनियम के आधार पे क्या क्या संरक्षण किया गया। कुछ संरक्षण इस आधार पे किए गए जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क या इसको बोलते हैं स्थल संरक्षण। क्या बोलते हैं, स्थल संरक्षण आप बोल सकते हैं ना, स्थल संरक्षण या आवास संरक्षण के लिए, आवास संरक्षण, ठीक है। आवास संरक्षण में क्या क्या किया गया दोस्तों, इसके लिए क्या क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय पार्क, ये भी संरक्षण के लिए किए गए, राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। राष्ट्रीय पार्क में और आपको हम डिटेल में किसी क्लास में पढ़ाएंगे राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं। उसके बाद अभयारण्य, उसके बाद बायोम को बोलते हैं इसको जैव भूदृश्य, कुछ ऐसे बोलते हैं। बायोम आप याद रखिए, बायोम ही सामान्यतः बोला जाता है। अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और कंजर्वेटिव एरिया, ठीक है, कम्युनिटी कंजर्वेशन, उसको सामुदायिक संरक्षण भी बोलते हैं, सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र भी बोलते हैं ना। तो ये हो गए आपके स्थल के रूप में। इसमें भी दो चीज़ें की जाती हैं स्थल में, याद रखिएगा, दो चीज़ होती हैं। पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है, एक हो गया इन सीटू, मतलब कि स्वस्थानीय, इंग्लिश में बोलते हैं इन सीटू, और एक इन सीटू दोस्तों। दूसरा बोलते हैं पर स्थानीय, ठीक है, पर स्थानीय, इसको बोलते हैं एक्स सीटू। इसमें दोनों में अंतर आप समझ लीजिए दोस्तों। स्वस्थानीय, स्व मीन्स अपने स्थान, मतलब जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उन्हीं के स्थान पे वहीं अगर उनकी संरक्षण कर दिया जाए तो उन्हें बोलते हैं स्वस्थानीय।
क्या एग्जाम्पल दूँ? कोई जंगल है, कोई ऐसा वन है जहाँ पर वो जीव जंतु रहते हैं, उन्हीं को संरक्षण के लिए कर दिया जाए, उसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया जाए, अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाए, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? स्वस्थानीय या इन सीटू। अब पता चला कृत्रिम रूप से हम कोई जंगल बना डालें, कोई ऐसा जगह बना डालें और वहाँ पर उन जीव जंतुओं के रोकने संरक्षण करने की कोशिश, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? इन सीटू या क्या बोला जाएगा? परस्थानीय। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमने आप बगीचा एक बना लिया, बगीचा क्या वास्तव में प्राकृतिक है क्या? नहीं है। दूसरा क्या? धान का खेती, धान की खेती में ला करके हम मछली पालना शुरू कर दिए, तो क्या आपको लगता है ये जो है स्वस्थानीय है? नहीं, उसने हमने बाग का बगीचा एक अपने हिसाब से बनाया। ये चीज़ें हैं दोस्तों ने, तो ये इन सीटू इन सीटू हो गया। तो इतना है दोस्तों। अब किसी और चीज़ मतलब किसी और क्लास में आपको ये राष्ट्रीय पार्क के बारे में और पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं, इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को, यारों को आप इसको शेयर भी कीजिए। हमने बहुत मेहनत किया है आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए और पूरा कंप्लीट आपको ये